ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे जो टर्म है वो है बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इससे पहले हम कंजर्वेटिव फोर्सेस तक पढ़ चुके हैं। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर हम कंजर्वेटिव से कंपेयर करें तो आप भी इजीली डिफाइन कर सकते हो कि वो फोर्सेस जिसमें जो वर्क डन की जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है एक पार्टिकल को मूव करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ में, वो नॉन ज़ीरो होगी अगर, तो वो फोर्सेस क्या होंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। क्लियर? मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, दोज फोर्सेस इन विच द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इन क्लोज्ड पाथ इज नॉन ज़ीरो। कंजर्वेटिव में क्या था? ज़ीरो था। जो वर्क डन हमें क्लोज पाथ में मूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। नॉन कंजर्वेटिव में नॉन ज़ीरो होता है। क्लियर? और ये जो फोर्सेस होते हैं दे डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जबकि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थे? वो इंडिपेंडेंट थे पाथ के ऊपर, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते थे। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं हम कि क्लोज पाथ में जो वर्क डन होगा वो ज़ीरो होगा। क्लियर? समझ में आया? इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बेटा फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस, डिसिपेटिव फोर्सेस एक्सेट्रा। क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट टर्म है अपनी वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है? तो आपको पता है कि जो एनर्जी पोजीशन की वजह से पजेस होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो अब हम यहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स के टर्म्स में समझते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है और उसमें कैपेसिटी है टू डू सम वर्क, तो इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम V से डिफाइन करेंगे। क्लियर? अब जो वर्क डन रिक्वायर्ड है, मान लेते हैं हम कि एक पार्टिकल है और उसको मुझे R1 पोजीशन से R2 पोजीशन पे लेके जाना है, तो उसके लिए जो वर्क डन हो जाएगा वही मेरी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो वर्क डन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं F.dr, लेकिन यह नेगेटिव साइन हम यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं बेटा? इसका भी रीज़न है, वो मैं बताऊँगी अभी आपको। क्लियर? ठीक है? तो हमने मान लिया जो V है मेरा वो XYZ कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, तो उसका फंक्शन हो गया वो XYZ का। तो टेलर्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब आप अभी पढ़ेंगे मैथ्स में भी, ठीक है ना? तो डिटेल में आपको वहीं पता चलेगा बेटा, मैं सिर्फ आपको फॉर्म बता देती हूँ। टेलर्स थ्योरम में क्या होता है, जब भी हम रेट चेंज निकालते हैं किसी क्वान्टिटी का तो उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है? तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो मेरा रेट चेंज V का x और स्मॉल जो मेरा रेट चेंज हुआ इस उसमें कोऑर्डिनेट में, सेम हम y के लिए, सेम हम z के लिए। क्लियर? और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैंने क्या कर दिया, i j के यूनिट वेक्टर की टर्म्स में इनको अलग अलग कर दिया, dx dy dz की टर्म को अलग कर दिया i j के फॉर्म में, और ये जो रेट चेंज था पोटेंशियल का वो हमने अलग कर दिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? वो सेम यही आ जाएगा ना। अगर इन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही क्वांटिटी आ जाएगी। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? नाउ ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिख सकते हैं dr, क्योंकि x y z जो है वो हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको r को हम कैसे लिख सकते हैं? xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्लियर? इस तरीके से तो dr क्या हो जाएगा? dxi dyj dz के। क्लियर बेटा? ठीक है ना? और ये जो क्वांटिटी होती है ना बेटा, यहाँ से हमने क्या किया, V को बाहर निकाल लिया। V को बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या हो गया? डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, डेल ओवर डेल जेड के, बाहर आ गया V। तो ये जो क्वांटिटी होती है, ये जो टर्म होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ऑपरेटर टर्म, जिसको हम डेल से भी डिनोट करते हैं और ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्लियर? ये डेल और ग्रेडियंट ये भी आप जो दूसरा आपका पेपर है उसमें आप पढ़ेंगे डिटेल में इनके बारे में। क्लियर है ना? तो dv हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा बेटा। इसकी जगह पे तो हमने क्या लिख दिया? डेल, ठीक है? और ये v डॉट डी आर एज इट इज़। क्लियर? तो ये मेरा रेट चेंज हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देती हूँ R1 टू R2 तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dv, और dv की टर्म क्या है? वो ये है, हमने पुट कर दी। लेकिन हमें पता है हम v, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि माइनस ऑफ f डॉट डी आर भी हम लिख सकते हैं इसको। समझ आया? यानी कि v ये भी है और v ये भी है, तो ये दोनों भी क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए ना। तो मेरा फोर्स किसके इक्वल आ गया? माइनस डेल ऑफ v के। इंटीग्रेशन टर्म दोनों की हट गई और फोर्स किसके इक्वल आ गया? और इसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ
पोटेंशियल फंक्शन। यहाँ पे जो नेगेटिव है बेटा, वो पोटेंशियल फंक्शन जो नेगेटिव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे जैसे फोर्स, मतलब नेगेटिव फोर्स का मतलब यही होता है कि वो जो है डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ उसकी डायरेक्शन है। क्लियर? समझ में आ गया पोटेंशियल? ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आगे हम एज इट इज़ इसको यूज़ करने वाले हैं इस टर्म को। तो बार बार आप पूछेगा मत हमने कहाँ से लाया, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ अब हमने पोटेंशियल तो पढ़ लिया, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पढ़ लिया। अब वर्क डन को भी हम पढ़ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? हमें पता है कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है टू प्रोड्यूस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? और f अभी हमने पढ़ा, वो क्या था, माइनस ऑफ डेल v, है ना? तो हमने उसकी वैल्यू पुट, और माइनस ऑफ डेल v डॉट dr क्या था, dv, हमने एज इट इज को पुट कर दिया। इसको जब dv की टर्म में चेंज करेंगे तो हमारी जो लिमिट्स है वो भी चेंज हो जाएंगी, v1 टू v2। इंटीग्रेट किया तो मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई, और w मेरा क्या हो गया, ये हो गया। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वर्क डन है इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम चेंज निकाल रहे हैं तो उसको हम इक्वल्स टू वर्क डन भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट टर्म है बेटा वो है सेंट्रल फोर्स। मैंने आपको पहले बताया था कि 3 तरीके के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड सेंट्रल फोर्स। तो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस भी पढ़ चुके हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल फोर्सेस। क्या होता है सेंट्रल फोर्सेस? अ फोर्स विच इज ऑलवेज एक्टिंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जैसे कि ओरिजिन हो गया। अगर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लिया एक्स वाई जेड, और ये उसका जो है ओरिजिन है, ठीक है, तो कोई भी फोर्स जो हमेशा इस ओरिजिन से या तो अवे जाएगा या उसके टूवर्ड्स जो है एक्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। समझ में आया? ठीक है? और इसको ये डेफिनेशन, ये टर्म जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो तो यही है। ठीक है ना? जैसे ग्रेविटी हो गया, है ना? नाउ नेक्स्ट जो टर्म है एंगुलर मोमेंटम। आप सबको पता भी है बेटा एंगुलर मोमेंटम के बारे में, बट स्टिल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल के लिए जो हम पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो वहाँ पे एक्सिस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन के बीच में होता है, उनका प्रोडक्ट होता है एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? ठीक है ना? जैसे कि ये समझ लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा लीनियर मोमेंटम है, और ये ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये सॉरी पोजीशन वेक्टर है। तो जब मैंने इसको एक्सटेंड करा, मैं मान रही हूँ ये एंगल फाई बना रहा है इसके, और जब मैंने इसको एक्सटेंड किया और यहाँ से जब मैंने परपेंडिकुलर डाला, तो ये r1 परपेंडिकुलर इनटू लीनियर मोमेंटम विल गिव यू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? तो r क्रॉस p विल बी द एंगुलर मोमेंटम, और r क्रॉस को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है फाई बन रहा है, तो मेरा क्या आ जाएगा, pr साइन फाई। क्लियर? और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी इस प्लेन के, एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी हमेशा। ओके, नाउ कम्स टॉर्क। टॉर्क भी आपको पता है, ठीक है ना? ये होता है जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता है उसका प्रोडक्ट विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी बन रहा है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट। ये फिगर से समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, जिससे दरवाज़ा खोलते हैं, हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम हैंडल को पकड़ते हैं ना, जो हम हैंडल को हैंडल पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना? जब हमने हैंडल पे फोर्स लगाया तो वो रोटेट होता है, ठीक है ना? तो रोटेट हो रहा है जब एक एंगुलर उसमें, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वहाँ पे चेंज आता है ना? तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो टॉ होता है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, F क्रॉस R। लेकिन F क्या होता है, dp ओवर dt, ये भी हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो यहाँ पे हम F की जगह पे लिख सकते हैं dp ओवर dt। और मोमेंटम क्या होता है मेरा, मास इंटू वेलोसिटी, तो वो भी मैंने पुट कर दिया, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, समझ में आ रहा है ना आपको? क्योंकि ये टर्म्स बेटा आप पहले पढ़ चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट आपको होना चाहिए। वैसे तो मुझे नहीं भी बताती तो भी चलता, लेकिन क्योंकि आप
काफ़ी दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये चीज़ें जो है कई बार दिमाग से निकल जाती हैं, इस वजह से मैं रिकॉल करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इनको अच्छे से समझिए, उनको याद रखना है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने एम वी पुट कर दिया था पी की जगह। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो हमारी टर्म थी ना पीछे, तो पहले हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया इस टर्म का, ठीक है, माइनस फिर इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट किया, एम बी एज इट इज़। तो हमने इस टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये तो मेरा क्या है, मोमेंटम ही रहेगा, है ना, आर क्रॉस पी रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, डी आर और डी टी क्या है, वी। जब सेम टर्म का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, ज़ीरो के इक्वल, तो ये मेरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो, ठीक है। और आर क्रॉस पी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, तो मेरा टॉक क्या आ गया, डी एल ओवर डी टी, यानी कि टॉक क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये टर्म्स थी बेटा जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम जो भी ये फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट करेंगे, इवन थर्ड यूनिट में भी हमें काम आएंगी ये चीज़ें, तो ये आपको टर्म्स बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्लियर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।